जय हिंद दोस्तों। 27 सितंबर 2025 का हम करंट अफेयर्स देखेंगे कि हमारे यहाँ करंट अफेयर्स में 27 सितंबर का क्या क्या दिया हुआ है, उसको हम बहुत सडनली पढ़ेंगे। गृह मंत्रालय में मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में AFSPA की अवधि में वृद्धि की। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम AFSPA 1958 के तहत मणिपुर राज्य के 13 पुलिस थानों के क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्यों को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया। इसकी अवधि अगले 6 महीने तक बढ़ा दी गई है। अशांत क्षेत्र जैसे AFSPA अधिनियम 1958 की धारा 3 के तहत किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया जाता है जब किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कुछ क्षेत्र या पूरे राज्य केंद्र प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक हो जाता है, तब उस केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र पूरे राज्य केंद्र शासित प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र राज्य के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन या केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया जाता है। अशांत क्षेत्रों में अशांत बलों का AFSPA के तहत प्राप्त अधिकार, इनके अधिकार क्या क्या है ये चीज हम देखेंगे। किसी क्षेत्र में 5 या उससे अधिक लोगों को भीड़ प्रतिबंधित करने का अधिकार है। उचित संदेह होने पर सेना को बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है। बिना वारंट के किसी घर या परिसर में प्रवेश करने और तलाशी लेने का अधिकार है। हथियारों के भंडार, किले, बंद स्थान जहाँ से सशस्त्र हमले किए जा रहे हैं या हथियार बंद स्वयंसेवी के प्रशिक्षण शिविर को नष्ट करने का अधिकार है। कानून जहाँ पर लागू है जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड और त्रिपुरा तक ये कानून यहाँ तक लागू है। प्लेनेटरी हेल्थ चेक 2025 रिपोर्ट जारी है। जैसे रिपोर्ट के अनुसार 9 में से 7 ग्रहणीय सीमाओं का उल्लंघन किया जा चुका है तथा विश्व में महासागर संकट में है। महासागर संकट में। अब इसको हम देखेंगे। इस रिपोर्ट में पृथ्वी प्रणाली का एक वैज्ञानिक मूल्यांकन किया गया। इसमें बताया गया कि मानव की गतिविधियों ने पृथ्वी की स्थिर व्यवस्था को प्रभावित किया है। ग्रहीय सीमाएं क्या है? ग्रहीय सीमाएं परिस्थिति सीमाएं हैं जो सुरक्षित सीमाओं तथा सुरक्षित संचालन स्थिति को परिभाषित करती है, जिसके भीतर मानव प्रजाति सुरक्षित रूप से जीवित रह सकती है। ये 9 प्रक्रियाएं हैं जो वैश्विक स्थिरता, लचीलेपन और जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। सीमाएं निर्धारित करने वाले मानदंड जैसे वैश्विक वैज्ञानिक मूल्यांकन, होलोसीन युग की तुलना में परिवर्तन, पारिस्थितिक लचीलापन और विश्लेषण, पृथ्वी प्रणाली मॉडल्स और टिपिंग पॉइंट्स आदि। अब इसमें हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग के मुख्य बिंदुओं का एक नजर। ठीक है, रिपोर्टिंग का मुख्य बिंदुओं का एक नजर देखेंगे। इसमें दिया है कि 9 में से 7 ग्रहीय सीमाओं का पहले से ही उल्लंघन किया जा चुका है। केवल वायुमंडलीय एरोसिव लैंडिंग और समताप मंडलीय ओजोन संरक्षण क्षेत्र शेष बची। महासागर अम्लीकरण इसने पहले बार अपनी सुरक्षित संचालन स्थिति को पार कर लिया। इसकी वजह से प्रवाल मोलस्क जैसे समुद्री जीवन खतरे की स्थिति में आ गए। जलवायु परिवर्तन के संकेत जैसे इसमें स्थिति और बिगड़ती जा रही है। वायुमंडलीय CO2 2025 में 423 पार्ट्स प्रति मिलियन ppm तक पहुंच गया, जो 450 ppm की उच्च जोखिम सीमा के करीब है। जैवमंडल अखंडता, इसमें लगातार तेजी से गिरावट आ रही है और विलुप्ति दर सुरक्षित सीमा से ऊपर बनी हुई है। इसमें हम देखेंगे कि 9 गृह सीमाओं में क्या क्या शामिल है। जैसे जलवायु परिवर्तन है, जैवमंडल अंशांक में परिवर्तन है, भूमि प्रणाली परिवर्तन है, ताजे जल में परिवर्तन, जैव भू रासायनिक प्रवाह में बदलाव और नवीन घटक, महासागरीय अम्लीकरण, वायुमंडलीय एरोसोल लोडिंग, समताप मंडलीय ओजोन का संरक्षण। इसमें निष्कर्ष निकलता है कि संकट में निपटने के लिए वैज्ञानिक समुदाय ने ग्रहीय सीमा पर PBI शुरू की है। यह वैश्विक मंच जोखिम को ट्रैक करेगा, समाधान विकसित करेगा और संचार में सुधार करेगा। उन्नत मॉडलिंग, AI और विभिन्न डेटा स्रोतों का उपयोग इस पहल के तहत एक सैनिटरी मिशन कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा। यह केंद्र सरकार रियल टाइम में आकलन और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में मदद करेगा। यहाँ पे हम देखेंगे बारी बारी से हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे।
यहाँ पे एक सही है। रा अमेरिका राष्ट्रपति ने फार्मास्यूटिकल दवाइयों पर 100% टैरिफ लगाने की घोषणा। 1 अक्टूबर से ब्रांडेड या पेटेंट वाली दवाओं के अमेरिका में आयात पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि यदि कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका से अपनी उत्पादन इकाई स्थापित कर लेती है या कर रही है तो यह टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। भारत जिसे अक्सर दुनिया की फार्मेसी कहा जाता था, विश्व के सबसे बड़े दवा निर्यातक देशों में से एक है। इस वैश्विक दवा बाजार में हिस्सेदारी लगभग 5.78% है। भारत के दवा निर्यात पर टैरिफ का प्रभाव। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जेनेरिक दवाओं को बाहर रखा गया है। भारत सबसे अधिक दवाओं का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका से ही करता है। वित्त वर्ष 2025 में लगभग $10 बिलियन मूल्य का निर्यात किया गया था, जो दवाओं के कुल निर्यात का लगभग 35% हिस्सा है। हालांकि भारत का निर्यात मुख्यतः कम लागत वाली जेनेरिक दवाएं और सक्रिय औषधि सामग्री का है, जो टैरिफ के दायरे से बाहर है। टैरिफ की परिभाषा स्पष्ट देखिए कि जेनेरिक दवाओं पर भी निर्माता का लेबल होता है। अगर अमेरिकी अधिकारी ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल दवा की परिभाषा को बहुत व्यापक या असंगत रूप से लागू करते हैं, तो भारत से शिपमेंट में देरी, अतिरिक्त जांच और अधिक लागत का खतरा बढ़ सकता है। दवा निर्माण का प्रभाव, जैसे अमेरिका के बाहर भारत में यूएफ यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अनुमोदित विनिर्माण संयंत्रों का सबसे अधिक है। यदि इसमें कुछ कंपनियां अमेरिका चली जाती हैं, तो भारत के दवा उत्पादन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। अल्पकालिक लाभ, जैसे टैरिफ की वजह से ब्रांडेड दवाएं महंगी हो जाएंगी। इससे सस्ती जेनेरिक दवाओं की मांग बढ़ सकती है और भारतीय कंपनियों को लाभ हो सकता है। जैसे भारत का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र जैसी स्थिति, जो दवाओं के उत्पादन में भारत दुनिया भर में मात्रा के हिसाब से तीसरे और मूल्य के हिसाब से 11वें स्थान पर है। विकास क्षमता, इस उद्योग में 2030 तक $130 बिलियन और 2047 तक $450 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान। निर्यात, भारत मुख्य रूप से ड्रग फार्मूलेंस और बायोलॉजिकल्स का निर्यात करता है, जो भारत की कुल दवा निर्यात का लगभग 75% हिस्सा है। वैश्विक टीका का उत्पादन में भारत का 60% का योगदान है। ठीक है, तो हम यहीं पे देखेंगे कि यहाँ पे देखें कि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाल विवाह की कमी आई है। रिपोर्ट में बताया गया कि आंध्र प्रदेश में बाल विवाह 33% से घटकर 29.3% हो गई। राजस्थान में 35.4% से घटकर 25.4% हो गई। रिपोर्ट में विभिन्न राज्यों की उपलब्धियों और उनके राज्यों पर प्रकाश डाला गया और उससे कहा गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक और बहुत से क्षेत्रीय प्रयासों ने लैंगिक समानता पर एसडीजी 5 की दिशा में प्रगति की है। राज्यों में सीख, केस स्टडी और लाभ। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे एनएफएससी 5 डेटा का उपयोग करते हुए यूनिसेफ के साक्ष्य आधारित समर्थन में परिणाम स्वरूप महिला विकास और बाल कल्याण विभाग ने ऐसे जिलों में गहन बाल विवाह निवारण कार्यक्रम शुरू किया है, जहाँ बाल विवाह दर बहुत अधिक थी। असम, यहाँ लैंगिक समानता को बनाए रखने के लिए एक मॉडल अपनाया गया। इसके तहत लड़कों और पुरुषों के व्यवहार एवं दृष्टिकोण को लैंगिक समानता के अनुकूलन बनाने का कार्य किया गया। छत्तीसगढ़ में स्वयंसेवी आधारित अभियान जय हो ने अलग अलग क्षेत्रों में समन्वय किया। उड़ीसा, बाल विवाह मुक्त ग्राम पहल का विस्तार किया गया। इस पहल के तहत लगभग जनवरी में 2022 तक 12,407 गांवों ने स्वयं को बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया। भारत के बाल विकास उन्मूलन के शुरू की गई पहल है, जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। इसके तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां और 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह को प्रतिबंधित किया गया। और फिर इसमें हम देखेंगे बाल विवाह रोकने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम योजना, जैसे यह एक व्यापक फ्रेमवर्क है। इसका उद्देश्य उन लड़कियों को सहायता प्रदान करना है जिनका कम उम्र में विवाह होने का खतरा है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान ऐसे कानूनी परिवर्तनों का समर्थन करना जो बिना किसी अपवाद के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित करते हैं। इससे बच्चों के लिए कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित
होंगी। वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहल, जैसे वैश्विक बाल विवाह उत्खनन कार्यक्रम में इसकी शुरुआत और मार्च 2026 में हुई की गई थी। यह किशोरियों के अधिकारों को बढ़ावा देता है और बाल विवाह, कम उम्र में विवाह एवं जबरन विवाह को रोकने के काम आता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अंडमान बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज की घोषणा की है। मंत्रालय ने बताया कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट पर तटरेखा से 17 किमी दूर भी विजयपुरम टू कुएं में प्राकृतिक गैस खोजी गई थी। भारत में हाइड्रोजन का कार्बन संसाधन मूल्यांकन अध्ययन HRES के अनुसार अंडमान निकोबार बेसिन में 371 मिलियन मैट्रिक टन आयल इक्विवेलेंट हाइड्रोजन संसाधन मौजूद है। भूगर्भीय रूप से अंडमान निकोबार बेसिन के संगम पर स्थित है, जो बंगाल अराकान तलछट प्रणाली का हिस्सा है। और भारतीय और बेसिन प्लेट्स की सीमा पर टेक्टोनिक गतिविधियों की वजह से यहाँ कई स्ट्रैटिग्राफिक ट्रैप्स निर्मित हुई हैं, जो हाइड्रोजन बनने और उनके जमाव के लिए उपयुक्त हैं। इससे पहले भी पास के क्षेत्रों जैसे उत्तरी सुमात्रा और इरावदी जागुई से गैस की खोज की जा चुकी है। यह खोज भारत के 2030 तक गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनने, प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण से प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाकर 15% तक करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भारत अपनी प्राकृतिक गैस की आवश्यकता का केवल 50% उत्पादन करता है और शेष मार्ग आयात के जरिए पूरी करती है। भारत के लिए कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएई प्रमुख द्रव्य प्राकृतिक गैस आपूर्ति करता देश है। इसमें हम देखेंगे कि भारत में प्राकृतिक गैस अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई प्रमुख पहल है, जैसे हाइड्रोजन अन्वेषण और लाइसेंस नीति 2016। इसमें सबसे हाई कार्बनिक अन्वेषण और उत्पादन के लिए एक सामान्य लाइसेंस ढांचा पेश किया है। इसके तहत ओपन एकरेज लाइसेंस प्रणाली को शुरुआत की गई है। नेशनल डीप वाटर एप्लीकेशन एक्सप्लोरेशन मिशन, इस मिशन के तहत नई खोज करने और हाइड्रोजन कार्बन भंडारण की पूरी तरह से दोहन करने के लिए अपतटीय बेसिनों की बड़ी संख्या में गहरे पानी के अन्वेषण कुआ की योजना बनाई गई। जैसे अन्य पहले, जैसे नेशनल डेटा रिपाजिटरी, नेशनल सिस्मिक प्रोग्राम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आदि। अब हम इसको देखेंगे। यहाँ पे यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत में शहरी क्षेत्र की परिभाषा गवर्नेंस संबंधित कमियों का विशेषकर सुधार की जरूरत है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल गणना आयुक्त ने यह प्रस्ताव किया है कि 2027 तक गणना के शहरी क्षेत्र की परिभाषा वही रखी जानी चाहिए जो 2011 की गणना में लागू थी। इसका उद्देश्य पिछली जनगणनाओं से तुलनात्मक अध्ययन करना, देश में शहरीकरण प्रवृत्तियों को विश्लेषण कर आधार उपलब्ध कराना। भारत में शहरी क्षेत्र की आधारित परिभाषा भारत की जनगणना किसी बस्ती की निम्नलिखित दो तरीकों से शहरी के रूप में वर्गीकृत करती है। वैधानिक कस्बे, सभी प्रकार की इकाइयां जिसे कानून द्वारा शहर के लिए परिभाषित किया गया, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, छावनी परिषद या अनुसूचित नगर क्षेत्र समिति या टाउन पंचायत या नगर पालिका। जिन वैधानिक कस्बों की जनसंख्या 1 लाख या उससे अधिक होती है उस शहर की श्रेणी में आता है। जो सिटी की शहर में जनगणना कस्बे, ऐसे कस्बे जो वैधानिक कस्बे नहीं है लेकिन निम्नलिखित 3 विशेष जनसांख्यिकी और आर्थिक मापदंडों पर एक साथ पूरा करते हैं। जैसे न्यूनतम जनसंख्या 5,000 हो, जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, मुख्य कामकाजी पुरुष आदमी में से कम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो, समान परिभाषा के उपयोग से जुड़े हैं। पुरुष कार्यबल पर ज्यादा ध्यान, जैसे जनगणना कस्बे की परिभाषा केवल मुख्य कामकाजी पर पुरुष आबादी पर आधारित है, जिससे महिलाओं को योगदान को नजरअंदाज किया गया है। पुराना मानक, यह मापदंड लगभग 50 साल से अपरिवर्तित आधुनिक आर्थिक और सामाजिक वास्तविकताओं को नहीं मिलता है। शहरी दर्जा न मिलने पर बहुत सी बस्तियां जिनका कामकाज चरित्र शहरी और उनमें आधारित रूप से ग्रामीण ही माना जाएगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र के दर्जा के में महिला कार्यबल को ध्यान में नहीं रखा जाता है। प्रशासन से असंगत, इस शहरी विशेषताओं वाले जनगणना कस्बे व ग्रामीण पंचायतों द्वारा प्रशासित होते हैं। इससे पास शहरी स्थानीय निकायों जैसी योजना बनाने की क्षमता, विशेष वित्तीय संसाधन और प्रशासनिक ढांचा नहीं है।
नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि अवसंख्या की कमी जैसे अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, सड़कें, आवास जैसी शहरी सुविधाओं का उचित नियोजन एवं कार्यान्वयन ग्रामीण शासन तंत्र के संभव नहीं है। वहाँ पे कार्यबल संबंधित जो मापदंड में महिलाएं कार्यबल को शामिल करने और संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग समिति डिग्री अर्बनाइजेशन पद्धति का उपयोग से उपयुक्त मुद्दों का समाधान किया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे भारत में महान्यायवादी राष्ट्रपति के आर वेंकटमणि को भारत के महान्यायवादी के रूप में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया गया। भारत के न्यायवादी बारे में योग्यता अनुच्छेद 76 व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की पात्रता रखनी चाहिए। कार्य भारत सरकार की कानूनी मामलों में सलाह देना, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कानून कार्यों का निष्पादन करना, संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा सौंपे गए कार्यों को पूरा करना, सभी अदालतों में उपस्थित होकर अधिकार व भारत के सभी न्यायालयों से उपस्थित होकर सुनवाई में भाग लेना, कार्यकाल जैसे राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत पद पर बने रहे और वेतन भत्ते का निर्धारण भी करते हैं राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। संसदीय अधिकार अनुच्छेद 19 संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही से में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, लेकिन संसद में किसी भी विषय पर मतदान करने का अधिकार उनको नहीं है, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पे देखें न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसे राष्ट्रपति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 24 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जैसे अनुच्छेद 2017 संविधान के अनुच्छेद 2017 के अनुसार राष्ट्रपति पद द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जैसे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI और राज्य के राज्यपाल से परामर्श दिया जाता है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश एक कॉलेजियम द्वारा की जाती है, जिससे CJI सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पे जल संचय जन भागीदारी पर, ठीक है। कर्नाटक के बीदर जिले में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अंतर्गत जल संचयन जन भागीदारी पुरस्कार जीता। इसके अलावा तेलंगाना ने वर्षा जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया। जल संचय जन भागीदारी के पहल के बारे में शुरुआत अप्रैल 2024 में शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य समुदाय की भागीदारी और स्वामित्व के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। नेत्रालय मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय लक्ष्य है वर्षा जल संचयन और भूचलन पुनर्भर और बोरवेल रिचार्ज और रिचार्ज शाफ्ट आदि के माध्यम से जल पुनर्भरण को बढ़ावा। इसमें सरकारी संसाधनों के साथ साथ गैर सरकारी स्रोतों जैसे CSR फंड और औद्योगिक घराने, स्थानीय निकाय और जल संरक्षण में रुचि रखने वाले संगठनों का योगदान में शामिल जैसे G4 EL.69 और C10। इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या दिया गया है और इसमें दिया गया कि G4 सदस्य देशों के मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों के लिए अपनी प्रतिद्वंद्विता दोहराई। भारत के विदेश मंत्री जो L.69 समूह और C10 के संयुक्त बैठक भी आयोजित की। G4 ग्रुप फॉर 4 सदस्य ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान। उद्देश्य UNSC की अस्थायी सदस्यता के प्रयासों में एक दूसरे का समर्थन करना। L.69 समूह सदस्यता अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, प्रशांत क्षेत्र के 40 से अधिक विकासशील देश, इसमें भारत भी शामिल है। उद्देश्य जैसे विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ UNSC के व्यापार सुधार को आगे बढ़ाना और C10 10 देशों की समिति सदस्य जैसे अफ्रीकी संघ के 10 देश जैसे अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो, केन्या और लीबिया
और नामीबिया, सेनेगल और सियरा लियोन और युगांडा और जाम्बिया। उद्देश्य यूएनएससी में सुधार और अफ्रीका के साझा पक्ष का प्रतिनिधित्व करना। ठीक है। अब आता है इसमें रूस ईरान परमाणु संयंत्र समझौता। ईरान की हार्मोज कंपनियां रोसाटाम के बीच सीरिक हार्मोज प्रांत में $25 बिलियन के मूल्य के पर 4 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण के लिए समझौता किया जाता है। प्रयास क्षेत्र की क्षमता जो है 1255 मेगावाट होती है। वर्तमान में ईरान के पास सिर्फ चालू परमाणु संयंत्र है जो बुलंदशहर स्थित है। ईरान के प्रमुख परमाणु स्थल जैसे नातांज सर्वोधन परिसर, फार्दो ईंधन संबंध संयंत्र, इस्फहान यूरेनियम रूपांतरण ईंधन निर्माण परिसर। इसको हम देखेंगे कि सुर्खियों में रहे स्थल, जो सुर्खियों में आजकल स्थल रहते हैं, जैसे इक्वाडोर के देशक आपाजी समूह अमेजन ने $47 बिलियन की तेल ड्रिलिंग विस्तार योजना का विरोध करता है। इक्वाडोर के बारे में जैसे भौगोलिक अवस्थिति, जैसे दक्षिण अमेरिका महादेश के उत्तर पश्चिम में सीमावर्ती देश, जैसे उत्तर में कोलंबिया और दक्षिण में पूर्व में पेरू, सीमावर्ती जल निकाय पश्चिम में प्रशांत महासागर। भौगोलिक विशेषताएं क्या है? भौगोलिक 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं: तटीय मैदानी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और मंडल एंटीचा पर्वतमाला। और इसकी 2 प्रमुख श्रेणियां पश्चिम में कोर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल और पूर्वी में कार्डिलेरा ओरिएंटल। सबसे ऊंची चोटी जो माउंटेन चिम्बोराजो और इस ये जो है 6268 मीटर है। सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी एडिंज पर्वतमाला और मध्य रेखा इक्वाडोर से होकर गुजरती है। प्रशांत महासागर में मौजूद गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर का हिस्सा है। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी मानक। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने CAFE 4 मापदंडों के मौजूद में संशोधन किया। इस मापदंडों के पहली बार कारों को विशेष राहत दी और फ्लीट और स्ट्रांग हाइब्रिड वाहनों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया। CAFE मापदंड क्या है? इससे सबसे पहले सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण नियम 2001 में तहत 2017 से अधिसूचना किया गया। उद्देश्य CO2 उत्सर्जन को कम करने के ईंधन की खपत को कम करना, तेल पर निर्भरता और वायु प्रदूषण को कम कम करना है। किन पर लागू है? या ड्राइवर सहित अधिनियम 9 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाली यात्रियों कारों और अधिकतम 3500 किलोग्राम सकल भार वाले वाहनों पर लागू होता है। प्रभावित तिथि जैसे मापदंड 1 अप्रैल 2027 और 31 मार्च 2032 तक लागू होता है। अब देखेंगे ग्रीन पटाखे। जैसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली NCR में ग्रीन पटाखों के निर्माण की अनुमति दी थी। ग्रीन पटाखे क्या हैं? जैसे ग्रीन पटाखों में हानिकारक रसायन नहीं होते और वे वायु प्रदूषण को कम करते हैं। संरचना जिसमें फुलझड़ी, पेंसिल, स्पार्कल, मरून बम और चिंगारी चकरी शामिल होती है। इनमें थर्माइट की मात्रा कम होती है और एल्यूमीनियम का सीमित प्रयोग होता है। इसमें बेरियम नहीं होता, जिसे सामान्य पटाखों में हरे रंग के प्रकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाभ है पार्टिकुलर मैटर उत्सर्जन को कम से कम 30% तक कम करते हैं। इसके लिए ऑक्सीकरण के लिए रूप में पोटेशियम नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। पहचान और प्रमाणिकता जैसे हरित पटाखों की पहचान STRIS MEERI लोगों से होता है। ठीक है। दिनांकित प्रतिभूतियां सावरेन ग्रीन बॉन्ड्स। इसमें हम देखेंगे कि इसमें देखेंगे कि भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से चालू वित्तीय वर्ष दूसरी छमाही के लिए अपने उधार कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। इसमें दिनांकीय प्रतिभूतियां और सावरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करना शामिल है। दिनांकीय प्रतिभूतियां जैसे परिभाषा ऐसी प्रतिभूतियां जिन पर एक निश्चित और परिवर्तनीय कूपन का भुगतान किया जाता है। इसका भुगतान छमाही आधार पर अंकित मूल्य पर किया जाता है। मैच्योरिटी अवधि जैसे इनकी मैच्योरिटी अवधि 5 वर्ष से 40 वर्ष तक होती है। नियंत्रकात्मक सरकारी प्रतिभूतियां जैसे नगद प्रबंधन डेली बिट्स साधारण ग्रीन बॉन्ड से पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले तथा अथवा अनुकूलन जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु जारी ऋण प्रतिभूतियां। शुरुआत इसे केंद्रीय बजट 2022 और 2023 में किया गया था। तो यही तक। धन्यवाद।